फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम के अब लगभग 55 दिन के आसपास हैं। तो उसी की दृष्टि में हम एक नए ढंग से करंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक यदि हम आकलन करें तो एग्ज़ाम के लगभग 4 माह, पिछले 4 माह के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। यहाँ से लगभग 50 से 70% क्वेश्चन बनते हैं करंट के। तो हम कोशिश करेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, मई में एग्जाम है आपका 31 अप्रैल तक, और जो आपके करंट होगा, करंट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ताकि हमारा 50 से 70% करंट के क्वेश्चन यहीं से सही हो जाए। फिर इसके बाद आपका लगभग 10 अप्रैल से घटना चक्र आ जाएगी, जो उसको भी एक बार रिवाइज कर देंगे। तो करंट के लगभग लगभग आपके कोशिश रहेगी कि 90 से 95% हल हो पाए, क्योंकि आपका पीसीएस में लगभग 25 से 30 क्वेश्चन करंट के आते हैं। यदि आप इसमें से 20 से 22 क्वेश्चन भी सही कर ले गए तो बहुत अच्छा होगा, और ये उम्मीद रहेगी कि हम 20 से 22 क्वेश्चन 100% इसी जो सीरीज चल रही है, इसी सीरीज से फंसेंगे, देखना चाहे। अब लेकिन आगे वीडियो देखने से पहले एक काम आपको और करना है। वो होगा क्या कि आपको एक रफ रजिस्टर लेना है। देखिए, करंट यदि बुक से पढ़ रहे हैं तो वो आपके कंफ्यूजन में चला जाता है। जब आपके एग्जाम आता है तो सबसे पहले करंट्स की भी अपनी खुद की नोट्स हो। इससे फायदा क्या होता है कि जब आपका एग्जाम आएगा तो बहुत जल्दी रिवाइज हो जाएगा बुक की अपेक्षा। तो सबसे पहले आप वीडियो देखते जाइएगा और अपने हाथ में शॉर्ट नोट्स करंट की जरूर बनाते जाइएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है आपके ये पीसीएस प्री में। तो इसे अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो हम फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे, जनवरी माह के करंट से शुरू करेंगे। जनवरी माह के 2023 से, इससे जो पहले के होंगे, जब आपके घटना चक्र की जो बुक आएगी उससे पढ़ लेंगे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। अभी हमको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इनके बहुत डीप में पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं पिछले 4 महीने के एग्जाम की डेट से। तो अब हम बात कर लेते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो न देखिए, आप कहीं से भी पढ़िए। यदि बुक से भी पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स तो उसकी अपनी खुद उनकी नोट्स करंट की बनाइए। यदि आप वीडियो देख के नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, हम पढ़ेंगे आईसीसी अवार्ड्स। आईसीसी अवार्ड्स जो आपके 2023 में मिले थे। तो इसमें से देखिए, आपका 23 से 26 जनवरी के मध्य आईसीसी अवार्ड्स की घोषणा की गई थी। अब ये अवार्ड किनको मिलता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इसका पूरा नाम हो गया। अब यानी ये क्रिकेट से संबंधित अवार्ड्स है। इसमें 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक जितने भी क्रिकेट मैचों का आपका प्रदर्शन रहा, उस हिसाब से अवार्ड्स की घोषणा की गई है पिछले 1 साल के उसमें। अब बात करते हैं इसमें से सर्वश्रेष्ठ। देखिए, इसमें से महिला और पुरुष दोनों की बात होगी। जिसमें से सर्वश्रेष्ठ पुरुष का खिताब किसको मिला, सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब किसको मिला, उनकी चर्चा करते हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अवार्ड किसे मिला और महिला का? तो देखिए, पुरुष के उसमें आपको बाबर आजम को मिला था, जो पाकिस्तान के हैं। सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के उसमें बाबर आजम, ये आपके पाकिस्तान के, पाक कह देने पाकिस्तान। यदि हम महिला की बात करते हैं
महिला में नताली सिकवर, ये इंग्लैंड की हैं। तो ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी में यदि पुरुष की बात करेंगे तो बाबर आजम आपके, और महिला की बात करेंगे नताली सिकवर, जो इंग्लैंड के, बाबर आजम पाकिस्तान के हैं। अब देखिए, यदि हम बात करते हैं वनडे की और T20 की, तो वनडे में जो आपका ओडीआई, यानी ओडीआई में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपका बाबर आजम ही होंगे, और महिलाओं में भी नताली सिकवर होंगे। अब T20 की यदि बात करते हैं, T20 की, तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपका सूर्य, पुरुषों में आपके होंगे सूर्य कुमार, और महिला में आपके सहालिया, सहालिया और मैग्राम, मैग्राम, ये आपके ऑस्ट्रेलिया की हैं। ठीक। अब इसमें से हम, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, पॉइंट याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुषों की बात करेंगे तो आपके बाबर आजम पाकिस्तान के, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नताली स्कोवर आपके इंग्लैंड की हैं। अब क्योंकि ये भारत के हैं सूर्य कुमार, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि किस भारतीय खिलाड़ी को आपका T20 में सर्वश्रेष्ठ आईसीसी अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के रूप में, तो सूर्य कुमार हो गए। तो यहाँ से फ्रेंड्स याद रखिएगा कि याद हुआ होगा कि पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आपके बाबर आजम पाकिस्तान के, नताली स्कोवर इंग्लैंड की हैं, और ओडीआई की बात करेंगे तो सेम दोनों इन्हीं को मिला था, और T20 की बात करेंगे तो भारत के सूर्य कुमार हो गए, और तहालिया मैग्राम ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। अब बात कर लेते हैं हम आईसीसी की जो टीम होती है, उसमें भी कुछ भारतीयों का सिलेक्शन हुआ है, तो उसकी बात करते हैं हम। अब पहले और देख लेते हैं, टेस्ट, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट की बात करेंगे, टेस्ट खिलाड़ी की, टेस्ट खिलाड़ी में आपका बेन स्टोक आते हैं, बेन स्टोक। और इसके बाद आपका अंपायर की बात करेंगे, ये आपके इंग्लैंड के हैं, सभी को पता है, इंग्लैंड के। और अंपायर की यदि बात करेंगे तो वो आते हैं रिचर्ड इलिंगबर्थ, रिचर्ड एलिंगबर्थ, वर्थ, ये भी इंग्लैंड के हैं। और यदि हम खेल भावना के उससे बात करते हैं तो खेल भावना के उसमें आसिफ शेख को मिला है, आसिफ शेख, ये आपके नेपाल के हैं, इन्हें खेल भावना के उसमें मिला है। देखिए, अभी तक आपको बता चुके हैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला, बाबर आजम के, आजम को, नताली, इस नताली को मिला, ये याद रखिएगा। दूसरा, आपका ओडीआई में भी इन्हीं दोनों को मिला है, और T20 की बात करेंगे तो भारत के सूर्य कुमार और ऑस्ट्रेलिया की हैं मैग्राम। अब टेस्ट खिलाड़ी की उसमें बात करेंगे, बेन स्टोक इंग्लैंड के हैं, अंपायर के उसमें सर्वश्रेष्ठ अंपायर रिचर्ड एलिंगवर्थ जो इंग्लैंड के हैं, और खेल भावना के उसमें आसिफ शेख को मिला है। आगे बात करते हैं हम, ये आपके आईसीसी अवार्ड्स ही हैं क्योंकि पूछे जाते हैं अवार्ड के उसमें। अब आईसीसी की टीम है, होती है, आईसीसी भी टीम चुनती है, जिसमें से आपका टेस्ट के लिए भारतीय, अब यहाँ पर भारतीय भारतीय की बात कर लेते हैं। टेस्ट के उसमें ऋषभ पंत को चुना गया था, और चुना गया है, और टेस्ट के उसमें ओडीआई में आपका मोहम्मद सिराज,
और श्रेयस अय्यर व श्रेयस अय्यर को चुना गया है। और यदि T20 की बात कर लें, T20 में तो विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार इनको चुना गया है। ये आपके आईसीसी की वर्ष की जो टीम होती है उसके लिए भारतीयों को चुना गया है। टेस्ट में आपके जो कप्तान थे आप बेन स्टोक्स बनेंगे, और आपके ओडीआई के जो कप्तान थे वो आपके बाबर आजम थे। अब बात कर लेते हैं T20 के जॉस बटलर, कप्तान होंगे जॉस बटलर, याद रखिएगा। टेस्ट के बेन स्टोक्स बनेंगे कप्तान आईसीसी की टीम के, और ओडीआई के आपका बाबर आजम, और T20 के जॉस बटलर जो इंग्लैंड के हैं। ये भारतीय हैं जिन्हें आईसीसी की वर्ष की टीम में सम्मिलित किया गया है। अब पुरुष में, महिलाओं में भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें से आपके महिला की बात करेंगे, महिलाओं में ओडीआई की बात करेंगे तो आपके स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और आपके रेणुका सिंह, इन तीन को सम्मिलित किया गया था। T20 में बात करेंगे तो आपकी उसमें आपकी स्मृति कौर, वो स्मृति मंधाना, रेणुका रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा व आपका ऋचा घोष, ऋचा घोष को सम्मिलित किया गया। फ्रेंड्स, ये रहे आपके आईसीसी अवार्ड्स। देखिए, फिर से एक बार जल्दी से हम रिवाइज करते हैं। वो फ्रेंड्स लिखते जरूर जाइएगा, बाकी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, कहीं से भी पढ़िए उसका भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आप कंफ्यूज में गलत ही करेंगे। तो एक बार आप लिख लेंगे 100% याद हो जाएगा आपको। देखिए, आईसीसी अवार्ड की घोषणा आपका 23 से 26 जनवरी के बीच में हुई थी। यह अवार्ड कब दिया जाता है? पिछले एक साल के प्रदर्शन के आधार पर दिया जाता है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? आपका बाबर आजम और नताली, इन्हीं को ओडीआई में दिया गया है। और T20 की यदि बात करेंगे तो सूर्य कुमार और मैकग्राम जो ऑस्ट्रेलिया की है महिला की, उसमें। इसके बाद यदि हम टेस्ट की बात करते हैं तो बेन स्टोक्स को दिया गया था सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी के रूप में। अब बात कर लेते हैं आईसीसी की टीम, वर्ष की टीम में भारतीयों को सम्मिलित किया, कौन कौन से भारतीयों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें से टेस्ट में ऋषभ पंत को सम्मिलित किया गया था, और ओडीआई में मोहम्मद सिराज को व श्रेयस अय्यर को सम्मिलित किया गया था। T20 में विराट कोहली व सूर्य कुमार व हार्दिक पांड्या को चुना गया था। यदि महिलाओं में बात करेंगे तो स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर व रेणुका सिंह को आपके ओडीआई में चुना गया था। स्मृति मंधाना, रेणुका सिंह और दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, इन चार को आपका T20 में सम्मिलित किया गया था। फ्रेंड्स, ये रहे आपके आईसीसी अवार्ड्स। अब बात करेंगे हम अगले टॉपिक पे, इनको लिखते जरूर जाइएगा। फ्रेंड्स, प्रति वीडियो में आपके 10 टॉपिक की चर्चा करेंगे, और हर दूसरे या अल्टरनेट में कोशिश रहेगी कि पर डे मिले, नहीं तो दूसरे या तीसरे। अगला जो होगा वो ताड़ के पत्तों का
पांडुलिपि संग्रहालय, पांडुलिपि संग्रहालय। देखिए इस संग्रहालय में है क्या, पहले तो ये जानते हैं इस संग्रहालय स्थित कहाँ पर है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में, ठीक है। आगे इसमें है क्या, कहानी क्या है वो समझते हैं। देखिए त्रावणकोट के राजा जो थे वो राजा मार्तंड, ठीक है। त्रावणकोट के साम्राज्य के भू प्रबंधन, जो जटिल भू प्रबंधन प्रणाली थी उसके विषय में जानकारी, यानी जानकारी मिलती है। दूसरा, राजा मार्तंड ने आपके कोलाचेन का जो युद्ध हुआ था, जो प्रसिद्ध युद्ध था कोलाचेन के युद्ध का वर्णन भी इसी संग्रहालय में मिलता है, जो 1729 से 1758 के बीच में हुआ था। ये क्यों फेमस है? ये फेमस युद्ध था क्योंकि आपके भारत की धरती पर यूरोप के किसी कंपनी का विस्तार, एशिया के किसी राजा द्वारा उसकी विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाया था। यानी कोलाचेन की लड़ाई जो हुई थी 1729 से 1758 के बीच में हुई थी, जिसमें से 1741 ईस्वी में राजा मार्तंड ने डच कंपनी को पराजित किया था और उसके विस्तार की नीति पर अंकुश लगाया था। मार्तंड ने डच कंपनी को पराजित किया था। पराजित किया, और यह पहला आपका साक्ष्य होता है जो आप भारतीय भूमि पर किसी यूरोपीय शक्ति को पराजित करने का, और इसी का वर्णन इस संग्रहालय में मिलता है। देखिए ये ताड़ के पत्तों, 1 आसपास के जो क्षेत्र से 1.5 करोड़ ताड़ के पत्तों को लाया जाता है, जिसमें से आपका त्रावणकोट के साम्राज्य की जो जटिल भू आपका प्रणाली थी उसका जिक्र किया गया था। और इसमें आपका इस युद्ध का भी जिक्र किया गया था जो आपका कोलाचीन के नाम से जाना जाता। इस युद्ध में था क्या, क्यों फेमस है? क्योंकि राजा मार्तंड यानी भारत की भूमि पर आपके यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने वाला पहला व्यक्ति था राजा मार्तंड, ठीक। ये आपका इसीलिए ये फेमस, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये विश्व का पहला है जो ताड़ के पत्तों का बना है। आगे बात करते हैं हम। देखिए 2023 को यूएन, देखिए यूएन ने 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है, यानी मोटे अनाज के मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो जाहिर सी बात है, जब किसी विशेष उद्देश्य से किसी वर्ष का नाम रखा जाता है तो उसके प्रति आपके विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जिसमें से आपका मिलेट्स एवं जैविक उत्पादकों का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन व व्यापार हुआ। मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों का अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं सम्मेलन, व्यापार एवं सम्मेलन 2023 इसका आयोजन किया गया, जो आपके बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलुरु में फ्रेंड्स,
यहाँ से पॉइंट क्या बनेगा, सीधा सा डायरेक्ट पूछा जाएगा ये कि मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो वो बेंगलुरु में हुआ था। अब 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो वो मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जाता है। किसने घोषणा किया था, यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ ने आपके 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की थी। और इसी के उद्देश्य, यानी इसका उद्देश्य क्या था कि जो मोटे अनाज है, मोटे अनाजों का अधिक उत्पादन हो और उसका अच्छा खासा निर्यात हो, मेन उद्देश्य ये था। अब इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपका मिलेट्स एवं जैविक उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो आपके बेंगलुरु में हुआ था। आगे हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं फ्रेंड्स बिजनेस 20 की। बिजनेस 20 और युवा 20। युवा 20, बिजनेस 20 को B20 के नाम से जाना जाएगा, सम्मेलन है ये भी, और ये Y20 के नाम से जाना जाएगा। और G20 का सम्मेलन, देखिए भारत पहली बार G20 की क्या कर रहा है, मेजबानी कर रहा है। जब भारत मेजबानी कर रहा है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में इसकी इसकी मेजबानी मिली थी। कहाँ पर सम्मेलन हुआ, आगरा में। अब इसी G20 के परिप्रेक्ष्य में ही बिजनेस 20 व युवा 20 का आयोजन किया गया। जो बिजनेस 20 का आयोजन था वो आपके गुजरात में हुआ, और युवा 20 आपके गुवाहाटी में हुआ। इसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ। ठीक फ्रेंड्स, इसका इतना याद करने की ही जरूरत है। आगे बात करते हैं हम विश्व का सबसे, अगला पढ़ेंगे फ्रेंड्स, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज। विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज, जिसका नाम है, पहले नाम जान लेते हैं, नाम है MV गंगा विलास। गंगा विलास, देखिए पीएम, इसका उद्घाटन पीएम ने किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया था उद्घाटन। देखिए, और स्थान जो था, स्थान वाराणसी, वाराणसी से चले थे। इसका गंतव्य स्थान कहा था, बांग्लादेश होते हुए आपके असम के डिब्रूगढ़ पहुंचना था। बांग्लादेश के रास्ते डिब्रूगढ़ पहुंचना था। डिब्रूगढ़ ब्रैकेट में असम, असम के डिब्रूगढ़ पहुंचना था। देखिए, ये कुल 51 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय किया, जिसमें से आपके था क्या कि 27 नदी प्रणालियों को पार करते हुए पहुंचा था। आपके बिहार, कोलकाता, ये ज- पार करते हुए आपका बांग्लादेश होते हुए वापसी घूम के असम के डिब्रूगढ़ आया। देखिए, इसमें इस जो क्षमता थी, ये 5 स्टार होटल जैसे है आपका रिवर क्रूज। इसमें जो पर्यटकों की क्षमता थी वो कुल 36 थी, जिसमें से 32 पर्यटक आपके स्विट्जरलैंड के थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कितने पर्यटकों की क्षमता थी और किस देश के पर्यटक इसमें सवार होके गए थे, तो वो आपके स्विट्जरलैंड के पर्यटक थे। अब बात करते हैं
ये 50 धरोहरों को 50 जगह रुकते हुए थी। इसका 50 जगह था, 27 नदी प्रणालियों को पार किया था, 51 दिन में 3200 किलोमीटर की दूरी तय किया था। और स्थान क्या था? वाराणसी से इसका संचालन हुआ। आपका नाम क्या है? एमवी गंगा विलास। बात करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस की। प्रवासी भारतीय दिवस की। देखिए, आपका सितंबर 2000 में लक्ष्मीमल सिंधवी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। याद रखिएगा, इसका इतिहास समझ लेते हैं, क्योंकि सबको तो पता होता है प्रवासी दिवस आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आए थे, इसी के उपलक्ष्य पर मनाया गया था। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं। सितंबर 2000 में लक्ष्मीमल सिंधवी लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसने सुझाव दिया था कि 9 जनवरी को आपका प्रवासी दिवस के रूप में, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाए। प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाए। अब तब ये 2003 से शुरू होता है, इनकी रिपोर्ट रिपोर्ट का जो पालन होता है 2003 से होता है। तो जाहिर सी बात, ये आपका 17वां नंबर का बनेगा जाके। ये जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस है, ये किस क्रम नंबर का है? ये 17वां नंबर का है। याद रखिएगा, 8 से 10 जनवरी के बीच इस कार्यक्रम को बनाया गया था, जिसमें से मुख्य अतिथि जो थे, याद रखिएगा क्योंकि मुख्य अतिथि खूब पूछा जाता है। मुख्य अतिथि आपका फ्रेंच गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली थे। याद रखिएगा, मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली, जो आपके फ्रेंच यानी गुयाना के राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति गुयाना गुयाना के, याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी पॉइंट। यहाँ से उम्मीद, ये नया पॉइंट आप लोगों को मिला होगा। लक्ष्मीमल सिंधवी की समिति ने ही रिकमेंड किया था कि आपका 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाए। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आपके दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उसी के उपलक्ष्य पर मनाया गया। आगे हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की। प्रशिक्षण संस्थान, देखिए, अभी हाल ही में अमित शाह द्वारा कर्नाटक के देवनहल्ली स्थान पर, लिखते हैं कर्नाटक के देवनहल्ली स्थान पर, इसका जो पूरा नाम होगा CDTI, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपके कर्नाटक के देवनहल्ली स्थान पर इसका उद्घाटन किया है। इससे फायदा क्या होगा? आपके जो कर्नाटक हो गए, महाराष्ट्र होगा, आपके दमन द्वीप ये जो आपके आसपास के राज्य हैं, इनके लिए फॉरेंसिक फॉरेंसिक जांच की ट्रेनिंग यहाँ से हो सकती है, होगी। यानी यानी केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, इसका उद्घाटन आपके कर्नाटक के देवनहल्ली में अमित शाह द्वारा किया गया है।
अब कर्नाटक के आसपास के जो महाराष्ट्र हो गए, आपके गोवा हो गए, दमन द्वीप हो गए, यहाँ के लिए आपका जो फॉरेंसिक जांच की सुविधा उपलब्ध यहाँ पर इन राज्यों के लिए इसमें फॉरेंसिक जांच यहीं पर होगी। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा, आपके आईसीसी अवार्ड्स पढ़े, फिर आपके गंगा गंगा विलास एमवी गंगा विलास के को जाना, और आपका केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान को जाना। फिर हमने आपका जो 2023 को मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया गया उसके बारे में हमने जाना। तो अगला जो टॉपिक होगा इसी को आगे जारी रखेंगे, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।